चलो देखो तो, सुनो, हम बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट का लास्ट क्लास के बाद अगले क्लास में हम प्रोटीन बताएंगे, प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो बहुत सारा हमारे पास, हमने बोला था ग्लूकोज होता है, जिसका जिसका फॉर्मूला जो होता है CxH2O के लिए नहीं मिलता है, उसी क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ये मैंने बताया था। जैसे ग्लूकोज, जैसे हो गया फ्रक्टोज, ठीक है, जैसे हो गया सुक्रोज। ये तीन जो है ना वो सबसे ज्यादा फेमस है। ये तीन बराबर पूछता रहता है, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, नहीं बैक करके बताते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज जो तीन कार्बोहाइड्रेट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन इसके अलावा भी बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट है जो बॉडी के अंदर में एनर्जी सोर्स का काम करता है। समझ तो, जितना सारा कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज, राइबोज, जितना सारा है, सबका एक ही काम होता है, बॉडी के अंदर में क्या करता है, ये एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है, मतलब एनर्जी बढ़ाने का काम करता है। अब ये एनर्जी कैसे बढ़ाएगा, ठीक है, एनर्जी कैसे बढ़ाता है हमको पता है, ये खाना वगैरह मिलता है जैसे आलू में, चावल में, ठीक है, गेहूं में, इस सब में ये मॉलिक्यूल हमको क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जो खाने के फलस्वरूप बॉडी के अंदर में ये मॉलिक्यूल इनलेट होता है। देखो तो कैसे होता है। जैसे ही हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, मान लो हम आलू खाते हैं, ठीक है, तो आलू के अंदर बोला था ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। जितना सारा कार्बोहाइड्रेट ये सब है, सब बॉडी के अंदर में क्या होता है, बॉडी के अंदर में वो अलग अलग मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है, ग्लूकोज ग्लूकोज या फ्रक्टोज है, इस तरीके से बॉडी के अंदर में आता है। अब वो क्या होता है, बॉडी के अंदर में ब्लड के माध्यम से होते हुए पहुंचता है सेल के पास। जितना सारा कार्बोहाइड्रेट है जैसे ही बॉडी के अंदर मिक्स करते हैं, तो वो क्या करता है, ब्लड के माध्यम से कहाँ पहुंचता है, बॉडी के अंदर में सेल के पास पहुंचता है। जितना सारा बॉडी हमको पता है करोड़ों लाखों करोड़ों सेल से बना होता है, ठीक है, तो सेल के पास पहुंचता है। सेल क्या करता है, इस कार्बोहाइड्रेट, ये ग्लूकोज फ्रक्टोज मॉलिक्यूल का क्या करता है, ये एक ईंधन बनाने का काम करता है। ईंधन, जो वो ऐसा ईंधन बनाएगा, ये मॉलिक्यूल का एक ऐसा ईंधन बनाता है जो बॉडी को ना काम करने के लिए प्रेरित करता है। उस ईंधन का नाम होता है एटीपी, बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। ये बनाने का काम करता है। जितना सारा कार्बोहाइड्रेट होता है ये क्या होता है, ब्लड में घुल जाता है और ब्लड से होते हुए सेल के पास पहुंचता है। और सेल जितना सारा कार्बोहाइड्रेट होता है सबको एटीपी में कन्वर्ट कर देता है और ये फ्यूल की तरह काम करता है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए हम लोग ईंधन लेते हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह लेते हैं, उसी तरीके से बॉडी के अंदर में एटीपी जो बनता है वो एटीपी एज ए ईंधन की तरह काम करता है, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो मैंने ओवरऑल बताया कार्बोहाइड्रेट ये सब हो सकता है, इसके अलावा और बहुत सारा मॉलिक्यूल हो सकता है जो एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है। एनर्जी कैसे बनाता है, तो ये जितना सारा मॉलिक्यूल है वो बॉडी के सेल क्या करता है, उसको एटीपी में कन्वर्ट करता है और एटीपी क्या करता है, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो चलो इस मॉलिक्यूल सब के बारे में हम बात करते हैं। तो बैक करते हैं, देखो तो मैंने लिखा कार्बोहाइड्रेट का जो वर्गीकरण किया है ना, वो मैंने किया हाइड्रोलिसिस के आधार पर। सुनो, देखते रहो यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस के आधार पर, जब मतलब कार्बोहाइड्रेट को जब हम वाटर में डाल देंगे, सुनो, ये चौथा तीसरा जो बात कर रहे हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है उसको मैंने हाइड्रोलिसिस के आधार पर वर्गीकरण किया है, मतलब जब कार्बोहाइड्रेट को पकड़ो उसको पानी में डाल दो, तो अगर पानी में डाल देते हैं तो कार्बोहाइड्रेट अगर ज्यों का त्यों है, अगर मैंने एक महीना कार्बोहाइड्रेट डाला वो और छोटे टुकड़ों में डिसोसिएट नहीं करता है, तो वैसा कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाता है, मोनोसेकेराइड कहलाता है। टोटल 4 टाइप का कार्बोहाइड्रेट पड़ता है। पहला वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसको पानी में डालने पर और अलग अलग कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक नहीं करता है, उसको बोलते हैं मोनोसेकेराइड। क्या बोलते हैं, मोनोसेकेराइड। मोनो मतलब एक था, अभी भी एक ही है मोनोसेकेराइड। डाइसेकेराइड का क्या मतलब, डाई मतलब दो, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको एक्वस मीडियम में डालने पर दो अलग अलग छोटे कार्बोहाइड्रेट में डिसोसिएट करता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, डाइसेकेराइड। जैसे मान लो हम डाइसेकेराइड, जैसे मान लो हम शुगर लिए बॉडी के अंदर, क्या लिए, शुगर लिए, सुक्रोज जिसको बोलते हैं। शुगर क्या होता है, शुगर चीनी जो होता है वो क्या होता है, डाइसेकेराइड। चीनी किससे बनता है, केन शुगर गन्ना से बनता है, ये तो चुकंदर से बनता है, ये बताए थे। तो जब हम सुक्रोज बॉडी के अंदर में लेते हैं तो क्या होता है, सुनो, तो यह एक डाइसेकेराइड है। क्या है ये, डाइसेकेराइड। तो जैसे ही बॉडी के अंदर में लेते हैं तो बॉडी में एंजाइम वगैरह क्या करता है, इस डाइसेकेराइड को दो अलग अलग कार्बोहाइड्रेट में तोड़ेगा। तब एक एक मोल अगर लेते हैं सुक्रोज हम, तो बॉडी के अंदर में कितना मोल ग्लूकोज बनेगा, 2 मोल बनेगा, ऐसा समझ सकते हैं हम। अब 2 मोल वो कहा जाता है, तो हम बोलते हैं ब्लड के माध्यम से आता है सेल के पास,
और सेल उसको एटीपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं यहाँ पे इसको बोलते हैं डाइसेकेराइड बोल सकते हैं। ओलिगोसेकेराइड क्या होता है? ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको एक्वस मीडियम में डालो या बॉडी के अंदर जब इनलेट करते हैं तो ये 3 से लेकर 10 कार्बोहाइड्रेट ब्रेक करता है। एक ओलिगोसेकेराइड मैंने डाला तो कितना कार्बोहाइड्रेट डिसोसिएट करेगा? 3 से लेकर 10 तक हो सकता है। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है? 10 तक हो सकता है। उसको बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड। एक होता है पॉलीसेकेराइड, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको पानी में डालने पर या बॉडी के अंदर में लेने पर वो लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट में डिसोसिएट करता है। क्या कहलाता है? पॉलीसेकेराइड। या ऐसे बोल सकते हैं 10 से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ब्रेक करता हो। एक मोनोसेकेराइड, 2 तो डाइसेकेराइड, 3 से 10 तो ओलिगोसेकेराइड, और 10 से ज्यादा तो क्या बोलेंगे? पॉलीसेकेराइड। तो सिंपल सा डेफिनेशन है। साथ में एग्जांपल भी याद रखना कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट कितने मॉलिक्यूल में ब्रेक हो सकता है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं एक बार। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसे जल के साथ अभिक्रिया कराने पर या जल में रखने पर वो छोटे कार्बोहाइड्रेट में अपघटन नहीं होता है और छोटे कार्बोहाइड्रेट ब्रेक नहीं होगा, वो क्या कहलाता है? मोनोसेकेराइड कहलाता है। या बॉडी के अंदर में लेंगे तो एक है तो एक ही रहेगा, तो 2 या 3 नहीं बनेगा, एक सिंपल याद रखना। जैसे होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज बॉडी के अंदर में लेते हैं तो कितना मॉलिक्यूल है? एक, तो एक ही रहेगा। जैसे होता है फ्रक्टोज, तो ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है जो एटीपी बनाता है। एक होता है गैलेक्टोज, तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, इस दोनों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस होता है। गैलेक्टोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी होता है लेकिन अरेंजमेंट अलग अलग होता है, इसलिए तीनों अलग अलग मॉलिक्यूल बोल देते हैं, लेकिन तीनों क्या हमारा मोनोसेकेराइड के अंदर में ही आता है। तो इंपोर्टेंट वर्ड के लिए ये दोनों याद रखना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। उसके अलावा एक और होता है राइबोज, जिसको बोलते हैं पेंटोज शुगर, C5H10O5 होता है मॉलिक्यूलर सूत्र, तो ये भी एक मोनोसेकेराइड है। इंपोर्टेंट ये दोनों याद रखना, ये दोनों नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, लेकिन बुक में दिया हुआ 4 मैंने लिख दिया। ठीक है, ये दोनों का संरचना ही बनाया था, रिंग स्ट्रक्चर ही बनाए थे और स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ही बनाए थे। चलो अब बात करते हैं डाइसेकेराइड। डाई मतलब 2, सेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट, 2 कार्बोहाइड्रेट ब्रेक करेगा। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको जल में के साथ अभिक्रिया कराने पर या बॉडी के अंदर में लेने पर वो क्या होता है? 2 छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट में अपघटन होता है। क्या कहलाता है? डाइसेकेराइड कहलाता है। छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट में डिसोसिएट करेगा। क्या क्या इसका एग्जाम्पल 3 है, और तीनों एग्जाम्पल बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, एक होता है सुक्रोज जिसको चीनी बोलते हैं, एक होता है माल्टोज, एक होता है लैक्टोज। ठीक है, इंपोर्टेंट इसमें सुक्रोज ज्यादा इंपोर्टेंट है, लेकिन ये सबसे भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। ये सब तीनों क्या हमारा डाइसेकेराइड के अंदर में। अब बताओ डाइसेकेराइड तो एक्वस मीडियम डालने पर कितने कार्बोहाइड्रेट देगा? 2 देगा। ये 2 छोटे छोटे मोनोसेकेराइड देगा, बोल सकते हैं मोनोसेकेराइड में डिसोसिएट करेगा। तो सुनो, अगर हम चीनी को पानी में डालते हैं, चीनी को जब हम पानी में डाल घोलेंगे वहां पे हम तो और इसमें एक उत्प्रेरक लेते हैं जिसको बोलते हैं सुक्रेज। ठीक है, सुक्रेज एक कैटलिस्ट का नाम होता है जो सुक्रोज को पानी में डालने पर सुक्रोज को ब्रेक कर देता है। कितना कार्बोहाइड्रेट ब्रेक करेगा? ये 2 कार्बोहाइड्रेट में। एक होता है ग्लूकोज, एक होता है फ्रक्टोज। यानी चीनी को पानी में डालेंगे या चीनी को बॉडी के अंदर में लेते हैं तो 2 कार्बोहाइड्रेट में डिसोसिएट करता है, एक ग्लूकोज में और एक फ्रक्टोज में। एक ग्लूकोज में, एक फ्रक्टोज में। क्या इसे छोटा और कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि तो मोनोसेकेराइड से छोटा तो हो ही नहीं सकता है। तो छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट में डिसोसिएट हो गया। साथ में एक बात और याद रखना, यहाँ पे अल्फा और बीटा का क्या मतलब, ये हम थोड़ा देर में समझाएंगे, लेकिन याद रखना ये अल्फा लेना है या फिर बीटा लेना है। एक बार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करवाने पर क्या देता है? ऐसे लिखा होता है अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा फ्रक्टोज, बीटा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज, लेकिन आंसर में क्या टिक मार के आना है? अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज। अल्फा बीटा का कॉन्सेप्ट समझा देते थोड़ा देर में, याद रखना, ये अल्फा होगा ये बीटा होगा। इसका क्या कॉन्सेप्ट है वो भी बता देंगे, पहले जैसे याद रखेंगे बता देते थोड़ा देर में। माल्टोज को तो वाटर में डालते हैं, ये एक कार्बोहाइड्रेट ही होता है जो माल्टेज एंजाइम के प्रोसेस में क्या होता है? 2 कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है। एक को बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज और एक को बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज, दोनों सेम ही होता है। एक होता है लैक्टोज जो कि दूध में पाया जाता है, ये वाला कार्बोहाइड्रेट ना दूध में पाया जाता है लैक्टोज। लैक्टिक एसिड सुना है? लैक्टिक एसिड दूध में मिलता है, उसी में मिलता है लैक्टोज जो कार्बोहाइड्रेट होता है। ये भी एनर्जी बनाने का काम करता है। ठीक है, इसको वाटर के साथ अभिक्रिया करवाने पर ये बीटा गैलेक्टोज देता है और बीटा ग्लूकोज देता है। बीटा गैलेक्टोज देता है और बीटा ग्लूकोज देता है। तो ये 3 है, याद रख लेना इसको। अब बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड। देखो तो ओलिगोसेकेराइड ऐसा होता है जो कितना यूनिट ब्रेक होता है? 3 से लेकर 10 में। इसका एक एग्जांपल याद रखना, रेफिनोज होता है। रेफिनोज जो होता है वो 3 कार्बोहाइड्रेट डिसोसिएट करता है, तो याद रखना रेफिनोज। यह एक कार्बोहाइड्रेट है जो 3 कार्बोहाइड्रेट को देगा। अगर इसको बॉडी के अंदर लेंगे तो 3 देता है। एक्चुअल में रेफिनोज कार्बोहाइड्रेट होता है वो बीन्स के सब्जी में पाया जाता है। बीन्स का सब्जी तुम लोग खाया है? वो बोरा जैसा होता है, ये बोरे को बोलते हैं।
अलग अलग। हाँ तो 20 के सदी में ये कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। चलो तो आगे लिखो, तो एक बच गया डी नंबर पॉलीसेकेराइड। रिकॉर्डिंग में क्या लिखी है? यहाँ पे जो सेकेराइड वर्ड का यूज करते हैं ना, सेकेराइड का मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है, याद रखिए, ठीक है। ये जो सेकेराइड यूज करते हैं ना, डाई मतलब दो, सेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। सेकेराइड का मतलब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब विदेशी लेटर है ये, मतलब ये ग्रीक वर्ड है, मतलब फॉरेन कॉन्सेप्ट है वो। हमने अपना देश में इसको सेकेराइड बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। अरे क्या कर रहा है? या ये बहुत ये चेक कर गूगल करो ये बेटा दिशा वाला बीच वाला शॉर्ट सब कहाँ पर
जब काम करो चलो तो दिमाग में रखो। क्या लिखना आराम से लिखना। तुम जाएगा हम जाएंगे क्लास तो तुम ही निकलेगी साथ है। चलो अभी देखो तो अभी जस्ट बताए थे हम कि जो हमारे पास ग्लूकोज है वो एक होता है अल्फा एक होता है बीटा। कहीं पे अल्फा यूज करते हैं कहीं पे बीटा यूज करते हैं। उसका क्या मतलब है सुनो। सुनो तो जितना सारा कार्बोहाइड्रेट में अल्फा या बीटा कॉन्सेप्ट पे यूज किया होगा तो उसको हम एक लाइन में समझते हैं अल्फा क्या होता है बीटा क्या होता है। ठीक है तो देखो जैसे पहले ग्लूकोज का संरचना बनाते थे ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अल्फा। जैसे पहले बनाते थे हम ग्लूकोज का संरचना तो वैसे संरचना क्या बोलते हैं हम लोग अल्फा ग्लूकोज बोलते हैं। जब पहले कार्बन पे जो दो दो ग्रुप लगा हुआ है पहले कार्बन पे जो ग्रुप लगा हुआ ऑक्सीजन के बगल में पहला कार्बन है उस कार्बन को जब हम क्लिक कर देते हैं 180 डिग्री से 180 डिग्री से जब पहले कार्बन को हम घुमा देते हैं तो अल्फा फॉर्म से किस में पहुंच जाता है बीटा पर। बस इतना डिफरेंस होता है। तो जैसे ही कोई कार्बोहाइड्रेट जो ब्रेक करता है तो या तो कभी अल्फा बना लेता है कभी बीटा बना लेता है। वो खुद से अरेंजमेंट होता रहता है उसका। तो इसलिए ये याद रखना पड़ेगा कि कोई भी बड़ा सा कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक करता है तो उसका अल्फा फॉर्म ब्रेक हुआ है कि उसका बीटा फॉर्म ब्रेक हुआ है। सिमिलरली हम फ्रक्टोज का भी निकाल सकते हैं। फ्रक्टोज का फिगर बना लो यहाँ पे
पहला कार्बन को अगर घुमा देंगे तो क्या बन जाएगा, वो बीटा बन जाएगा। जैसे हम सुक्रोज, जैसे चीनी का हम हाइड्रोलिसिस करवाए थे तो क्या बना था, अल्फा ग्लूकोज प्लस क्या बना था, बीटा फ्रक्टोज। तो ये डिपेंड करता है कि कैसे ये ब्रेक हो रहा है, जैसे ब्रेक होगा तो अल्फा बनेगा तो बीटा बनेगा वो, ठीक है। तो पहले कार्बन को बस रोटेट करना है, देखो तो OH चला जाएगा ऊपर, H चला जाएगा नीचे, OH का ऊपर और H का आएगा नीचे। बस ये समझाने के लिए, अल्फा बीटा को समझाने के लिए मैंने ये बताया है, तो ऐसे करके समझ सकते हैं। चलो देखो तो सबसे लास्ट बात करते हैं, पॉलीसेकेराइड क्या होता है। ये एक्स्ट्रा मैंने बताया अल्फा बीटा का कॉन्सेप्ट, ये मैंने बोला तो बताएंगे, सो मैंने लिखा है, हाँ लिख लेना लास्ट में। पहले देखो ये पॉलीसेकेराइड क्या होता है, सुनो। पोली मतलब क्या, 10 से ज्यादा, यहाँ पर 10 से ज्यादा, क्योंकि 3 से लेकर 10 को क्या बोलते हैं, ओलिगोसेकेराइड। बात करेंगे 10 से ज्यादा, तो मेरे पास कुछ ऐसा कार्बोहाइड्रेट वगैरह है जिसको एक्वस मीडियम में डालो या बॉडी के अंदर में लेते हैं, तो लार्ज नंबर में 10 से ज्यादा या एन नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एन नंबर ऑफ छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या करता है, वो डिसोसिएट करता है। जैसे हो गया स्टार्च, बताते कहां पाया जाता है, क्या होता है, समझा देते हैं। एक होता है स्टार्च, एक होता है ग्लाइकोजेन और एक होता है सेलुलोज। ये तीन है, एग्जांपल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्च, ग्लाइकोजेन और सेलुलोज। समझा देते क्या सबका मतलब, सुनो तो। जैसे हम बोलते हैं आलू के अंदर में क्या होता है, ग्लूकोज। कितना देर से बता रहे हैं, आलू के अंदर में क्या होता है, ग्लूकोज। तो आलू के अंदर में जो ग्लूकोज होता है, वो ग्लूकोज क्या होता है, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे नहीं मिलेगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल अलग अलग आलू के अंदर में, वो क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल इकट्ठा होकर आपस में जुड़ा हुआ होता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होता है, उसमें आपस में जुड़ा हुआ होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, आपस में अगर जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टार्च बोलते हैं। तो कुल मिला के ये जो ग्लूकोज जो स्टोर हुआ है, जो जमा हुआ है एक जगह, जो जुड़ा हुआ है, वो ये स्टार्च पाया कहाँ जाता है, आलू के अंदर में, चावल के अंदर में, गेहूं के अंदर में जो स्टार्च मिलता है, और उस स्टार्च का छोटा मॉलिक्यूल क्या होगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज होगा। इसलिए हम डायरेक्ट वहां पर क्या बोल देते हैं, ग्लूकोज कहाँ पाया जाता है, आलू के अंदर में, लेकिन वो आपस में जुड़ा हुआ होता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। अगर स्टार्च को हम पानी में डाल देते हैं तो ये क्या देगा, एन टाइम्स ऑफ अल्फा ग्लूकोज के फॉर्म में डिसोसिएट कर जाता है। तो जैसे ही हम बॉडी के अंदर में स्टार्च लेते हैं, आलू खाते हैं, तो अंदर में क्या निकलेगा बताओ तो, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल फ्री होगा, तो वो ग्लूकोज यहाँ पे निकला है, जिसको बोलते हैं स्टार्च बोलते हैं, जो पोटैटो में, राइस में, गेहूं में पाया जाता है, ठीक। सेकेंड बात करते हैं ग्लाइकोजन, समझाते सुनो। ग्लाइकोजन क्या होता है सुनो तो। जैसे कभी कभी क्या होता है कि बॉडी के अंदर में ना बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ले लेते, बहुत ज्यादा अमाउंट, उतना मान लो इतना ले लेते हैं कि बॉडी को ना उतना रिक्वायरमेंट भी नहीं होता, बहुत ज्यादा खा लेता है कितना आदमी, है ना, उतना अगर रिक्वायरमेंट भी नहीं होता। जैसे मान लो हमको बॉडी के लिए चाहिए, मान लो 50 किलो जूल काम करने के लिए, हम 100 किलो जूल का कार्बोहाइड्रेट का बॉडी में ले लिए, आप अंदर में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो बताओ एटीपी बनाने के लिए कौन मॉलिक्यूल जाएगा, जितना का रिक्वायरमेंट होगा। हमको पता है कार्बोहाइड्रेट ज्यादा तो एटीपी बनाता है, तो एटीपी उतना ही बनेगा जितना का जरूरत होगा हमको, कि ज्यादा बना के रख लेगा वो, जितना का जरूरत होता है, ठीक है। तो कुछ कुछ ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है, कुछ कुछ कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, एक्स्ट्रा होने के कारण वो जाके बॉडी के अंदर में ना, लीवर में जाके फंस जाता है। लीवर में जाके ग्लूकोज क्या होता है, स्टोर हो जाता है लीवर में या मसल्स में जाके। क्या होता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है, ज्यादा अमाउंट में ले लेते हैं, तो बॉडी के अंदर में, लीवर के अंदर में या मसल के अंदर में, वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, स्टोर हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेन बोलते हैं। तो ग्लाइकोजेन को हम एनिमल स्टार्च ही बोलते हैं, क्योंकि ये जंतु के अंदर में पाया जाता है, ठीक है। ये ज्यादा मॉलिक्यूल, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने के बाद होता है, ये कम अमाउंट में नहीं। जैसे कितना मोटा आदमी होता है, तो मोटा आदमी इतना कार्बोहाइड्रेट ले लिया रहता है कि उसका जो कार्बोहाइड्रेट अंदर में क्या होता है, बढ़ जाता है, वो 2 दिन नहीं भी खाएगा तो चलता है, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल लीवर में से निकलता रहता है और उसको एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है। इसलिए होता है हट्टा कट्टा आदमी जो होता है, नहीं भी खाएगा 2 दिन चलता है ना। जो लीवर में जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल फंसा रहता है, वो बाद में अगर नहीं भी खाया रहता तो वो निकल के क्या बनाता है, एटीपी बनाता रहता है, ठीक है। तो बस वही बात है। तो ग्लाइकोजेन को बोलते हैं एनिमल स्टार्च बोल सकते हैं, क्योंकि जंतु में पाया जाता है। इसका जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो ये क्या देता है, एन टाइम्स ऑफ अल्फा ग्लूकोज देगा। एक होता है सेलुलोज, सुनो तो, ये सेलुलोज क्या होता है, तो सेलुलोज जो देखा गया है, वो प्लांट जो होता है, प्लांट का जो आउटर लेयर होता है, प्लांट का जो कवर होता है, बाहरी जो लेयर होता है, वो किससे बना हुआ होता है, बीटा ग्लूकोज से बना होता है। ये सेलुलोज कहाँ पाया जाता है, प्लांट के फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर में। जो बाहरी जो ढांचा होता है प्लांट, पेड़ पौधा का, वो बाहरी ढांचा किससे बना होता है, वो किससे बना होता है, बीटा ग्लूकोज से बना होता है।
जो किसमें जो बहुत सारा जुड़ता है तो क्या बनता है सेलुलोज, इसको पानी में डालते हैं तो एन टर्म्स में क्या निकलता है बीटा ग्लूकोज। कुल मिला के कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे खत्म होता है, कुछ बचा हुआ है तो अगले क्लास में करके हम प्रोटीन स्टार्ट करेंगे। लिख लो मेरे बॉडी में लीवर में कार्बोहाइड्रेट आप भी कहा